ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 4 बार। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में दिया गया। एक विंडो पर सारी सरकारी प्रक्रियाएं आपकी हो जाएंगी। लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। राजनीतिक क्षेत्र के पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर लेकर आए हैं, छाट कर क्वेश्चंस लाए हैं। आप लोग देखिए और बताइए, ठीक है, कि वीडियो कैसा है, इन्फॉर्मेशन कैसी, डेटा कैसा है। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो देर न करते हुए बस स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक क्षेत्र करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? पहला क्वेश्चन, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे। ओके, तो ये मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल, ये सब क्या है? राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं ना। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है, इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए बिप्लब कुमार देव, ऑप्शन बी मानिक साहा, ऑप्शन सी माणिक सरकार या ऑप्शन डी दशरथ देव। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मानिक साहा। ठीक है, अब नए मुख्यमंत्री मानिक साहा है त्रिपुरा के। ओके, सही ऑप्शन होगा बी, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक साहा। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और बाकी 3 जो हैं, बिप्लब कुमार देव, माणिक सरकार, दशरथ देव, ये सब कभी न कभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी कि ये सब पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के। ठीक है, बिप्लब कुमार देव, माणिक सरकार, दशरथ देव, ये सब पूरे मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है त्रिपुरा का? माणिक सरकार। ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 4 बार सीएम, 4 बार सीएम त्रिपुरा के। ठीक है, दशरथ देव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिप्लब कुमार देव अभी रिसेंटली जो मानिक साहा बने हैं, इसके पहले रिसेंटली बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उनकी जगह पर मानिक साहा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो नए सीएम बने हैं त्रिपुरा के। ओके, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ओके, ये सब याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आज का दूसरा क्वेश्चन है परिसीमन आयोग, जिसे इंग्लिश में डेलिमिनेशन कमीशन कहते हैं। ठीक है, परिसीमन आयोग को इंग्लिश में डेलिमिनेशन कमीशन कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, परिसीमन आयोग द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया? फिर से पढ़िए एक बार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी है। ठीक है, फिर से पढ़िए ध्यान से। परिसीमन आयोग डेलिमिनेशन कमीशन द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? सही ऑप्शन बताइए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2019 में बने। ओके, याद रखिएगा ये सब। अब देखो परिसीमन होता क्या है, परिसीमन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। परिसीमन का मतलब सीधे सीधे आप ये समझिए कि मतलब किसी देश या किसी प्रांत में निर्वाचित क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण जो है वो परिसीमन कहलाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, किसी देश या प्रांत के निर्वाचित क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण जो है वो परिसीमन कहलाता है। कि जैसे ये यूपी है, ठीक है, ठीक है, ये यूपी है, इतना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र, इस एक ये विधानसभा क्षेत्र होगा, एक ये विधानसभा क्षेत्र, एक ये विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, ये जो है कौन ये डिसाइड करता है? परिसीमन आयोग करता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो सीमाएं निर्धारित करता है ये घरेलू भी हो सकती हैं, जैसे मैंने यूपी का बताया, ये राष्ट्रीय और या अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया? परिसीमन क्या होता है? परिसीमन क्या करता है? किसी क्षेत्र या प्रांत में निर्वाचित क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है। ओके, समझ में आ गया? अनुच्छेद 82 के अनुसार सरकार हर 10 साल पर परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। आर्टिकल 82 के अनुसार सरकार हर 10 साल पर परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। सरकार हर 10 साल पर परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है, कर सकती है बोला गया, कंपलसरी नहीं है। ठीक है,
कंपलसरी नहीं है कि करना ही करना है। हर 10 साल पर सरकार परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 82 के अनुसार सरकार हर 10 साल के बाद परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है, 10 साल है ये। परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी कर दी गई है? इस आयोग के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितनी है? जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितनी है? 43 और 47। ठीक है, 43 और 47। टोटल कितनी है? 90। टोटल 90। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में टोटल निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या परिसीमन आयोग के अनुसार 90 है। और जम्मू में कितनी है निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या? 43। और कश्मीर में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या 47। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट था परिसीमन आयोग। ओके, तो इसमें एक बार फिर से देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है। परिसीमन आयोग के द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र के लिए परिसीमन आदेश को अंतरिम रूप किस राज्य के लिए, किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए दिया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग ये होता है कि किसी क्षेत्र या प्रांत में निर्वाचित क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण परिसीमन के अनुसार ही होता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 के अनुसार दिया गया है सरकार हर 10 साल पर परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। जरूरी नहीं है लेकिन कर सकती है। ठीक है, और जम्मू और कश्मीर में इसके परिसीमन के अनुसार जम्मू और कश्मीर में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी रखी गई है? क्रमशः 43 और 47। ठीक है, टोटल जम्मू और कश्मीर में 90। परिसीमन आयोग कब कब गठित किया गया है? परिसीमन आयोग कब कब गठित किया गया है? 1952 में, 1952 में, 1962 में, ठीक है, 1972 में, फिर 2002 में। ठीक है, 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ओके, तो इतना था इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 13 नए जिलों का गठन किया है? किस राज्य ने 13 नए जिलों का गठन किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों का गठन किया गया है। अब टोटल कितने हो गए हैं? नाउ टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? टोटल 26 जिले हो गए हैं। ठीक है, 13 नए जिलों का गठन किया गया है। ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, देखिए। अब इसमें ये बनता है कि अगर नए जिले बनाना हो या मौजूदा जिलों को बदलना हो या उनका परिसीमन करना हो या फिर जो पहले से जिले हैं उनको समाप्त करना हो, ये सब कुछ करने की शक्ति किसके हाथ में है? आपको देगा संसद, संविधान, ये सब ऑप्शन देगा। तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे? राज्य सरकार को। ठीक है, राज्य सरकार के पास शक्ति होती है कि नए जिले बना सके। संविधान के अनुसार ही राज्य सरकार को शक्ति मिलती है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या कर सकता है? नए जिले बना सकता है, कोई जिला है उसको समाप्त कर सकता है, उनका परिसीमन कर सकता है या फिर मौजूदा जिलों को बदल सकता है। ठीक है, ये सरकार के पास शक्ति होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने? लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु, देखिए क्वेश्चन केवल सीएम नहीं पूछा है, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पूछा है। ठीक है, लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए भगवंत मान, ऑप्शन बी प्रमोद सावंत, ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी या ऑप्शन डी एन बीरेन्द्र सिंह। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा एन बीरेन्द्र सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी एन बीरेन्द्र सिंह। एन बीरेन्द्र सिंह जो हैं लगातार मणिपुर के दूसरे सीएम बने हैं। ठीक है, बीजेपी से हैं ये। ठीक है, एन बीरेन्द्र सिंह बीजेपी पार्टी से हैं, रिलेटेड हैं। और भगवंत मान जो हैं वो पंजाब के सीएम बने हैं। भगवंत मान जो हैं ये पंजाब के सीएम हैं, सबको मालूम होगा, ये पंजाब के सीएम है। ये किस पार्टी से हैं?
आपसे, ठीक है। वैसे पार्टी नहीं पूछेगा, लेकिन भगवंत मान कहाँ से सीएम है ये पूछ सकता है, ठीक है। प्रमोद सावंत कहाँ से हैं? प्रमोद सावंत गोवा के सीएम, ठीक है। प्रमोद सावंत कहाँ के हैं? गोवा के सीएम, ओके। ये लगातार दूसरी बार बने हैं, ये लगातार दूसरी बार प्रमोद सावंत बने हैं, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी ये कहाँ के हैं? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, ठीक है, ये उत्तराखंड के सीएम हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं, इनका भी दूसरा कार्यकाल है, ठीक है, ओके। तो लगातार दूसरे कार्यकाल है तो मणिपुर के सीएम कौन बने? एन बीरेन सिंह, ठीक है। और भगवंत मान जो हैं पंजाब के हैं, आप पार्टी के हैं, और प्रमोद सावंत गोवा से हैं, लगातार दूसरी बार बने हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है, ठीक है। एन बीरेन सिंह बीजेपी से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये किस पार्टी से हैं? एन बीरेन सिंह बीजेपी, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया? इसका सही ऑप्शन होगा पंजाब, ठीक है, ऑप्शन डी। उड़ीसा मत लगा के आइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया? ऑप्शन डी पंजाब। करंट अफेयर जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, और एसएससी में भी पूछता है, आपके 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है, और आपके लेखपाल में भी 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है आज का। छठवां क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार द्वारा की गई? सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? आपको स्टेट दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, या ऑप्शन डी हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना सही ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, ओके। इस आयोग का कार्य क्या होता है? इस आयोग का कार्य है सामान्य वर्गों की समस्याओं को देखकर सरकार को उसके बारे में सुझाव देना, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं इस आयोग में, ठीक है, और जिनको सरकार मनोनीत करती है। सामान्य वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। इनको कौन मनोनीत करता है? इनको राज्य सरकार मनोनीत करती है, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी दिल्ली। कौन सा है इसका सही ऑप्शन बताइए? नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। जलवे हैं जम्मू और कश्मीर के, बहुत डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ठीक है। नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है ये? जैसे आप लोग ने देखा होगा, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं ये है क्या। जैसे आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए जो सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ना, कई सारी सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, GST लेना होता है, और फूड डिपार्टमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है। तो इन सब के लिए अलग अलग दौड़ना पड़ता है, ठीक है। आप जहाँ पे कॉमर्शियल पे आप जहाँ पे रेंट ले रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट बनाना होता है, इसके लिए आपको अलग जगह जाना पड़ता है। तो नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में आपको अलग अलग जगह ना जाकर एक विंडो पर सारी सरकारी प्रक्रियाएं आपकी हो जाएंगी। इसीलिए ये जो है ये सिस्टम लाया गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है। अब समझ में आया? मतलब एक ही विंडो पर सारी सरकारी प्रक्रियाएं आपको अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी, आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा इधर उधर, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ओके। समझ में आ गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा जम्मू और कश्मीर। 8वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया?
राजस्व गांव घोषित किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? ये लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया? कौन सा ऐसा जिला है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी बहराइच। यहाँ पे सी कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे सी कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बहराइच या ऑप्शन डी सहारनपुर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बहराइच, ठीक है, बहराइच ही होगा, ठीक है। बहराइच ऐसा जिला है जिसके 4 गांवों को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया है, ठीक है। कौन कौन से गांव हैं इसमें? एक भवानीपुर, तेड़िया, टाकिया और बिछिया। गांव के नाम लिख देते हैं, भवानीपुर और दूसरा गांव है तेड़िया और तीसरा गांव है ढाकिया और चौथा गांव है बिछिया, ठीक है। ये आपके 4 गांव हैं जिसको राज्य सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया है। ये चारों गांव रायबरेली, ये चारों गांव बहराइच में पड़ते हैं, ठीक है। ओके, बहराइच सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, बहराइच। राजस्व गांव होता क्या है? ये एक छोटा सा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। राजस्व गांव एक छोटा सा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिसमें मतलब कई सारे गांव आते हैं। इस गांव के अंदर भी कई सारे गांव आते हैं और ये सभी सरकारी सेवाओं जैसे बिजली पानी मतलब इनसे सबसे लैस रहते हैं, ठीक। इनको सरकारी सेवाएं दी जाती हैं, ओके, बिजली पानी गैस ये सब सरकारी सेवाएं दी जाती हैं। राजस्व गांव का एक क्या होता है? गांव प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जो राजस्व गांव का नेतृत्व करता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक राजस्व गांव है, इसके अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गांव हो गए और ये एक राजस्व गांव हो गया, ठीक है, ये एक राजस्व गांव हो गया और इसका नेतृत्व कौन करेगा? गांव प्रशासनिक अधिकारी। इसी का जो हेड होता है उसको कहते हैं गांव प्रशासनिक अधिकारी। वो नेतृत्व करता है, वही देखभाल करता है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा कौन करता है? लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन डी संविधान के द्वारा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सबको मालूम होना चाहिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका सही ऑप्शन होगा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन ए, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई उम्मीदवार कितने पैसे खर्च कर सकता है चुनाव में, इसकी घोषणा जो है भारत निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च है कितना, अमाउंट है कितना, ये आप ध्यान रखिए। प्रत्येक संसदीय चुनाव के लिए लिख देता हूँ, प्रत्येक संसदीय चुनाव के लिए खर्च, प्रत्येक संसदीय चुनाव के लिए खर्च, चुनाव खर्च जो है इसमें 2 होते हैं, एक तो बड़े राज्यों के लिए, एक छोटे राज्यों के लिए। बड़े राज्य के लिए आपका कितना अमाउंट निर्धारित किया गया है? 95 लाख संसदीय चुनाव क्षेत्र के लिए, ठीक है, 95 लाख। और छोटे राज्यों के लिए कितना अमाउंट जो है निर्धारित किया गया है? 75 लाख, ठीक है, 75 लाख। यानी कि प्रत्येक संसदीय चुनाव के लिए, संसदीय चुनाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संसदीय चुनाव के लिए चुनाव खर्च कितना डिसाइड किया गया? बड़े राज्यों के लिए 95 लाख, जैसे कि यूपी हो गया, अपना मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। छोटे नाम जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब छोटे राज्य हैं, ठीक है, इनके लिए 75 लाख और बड़े राज्यों के लिए 95 लाख संसदीय चुनाव के लिए, ठीक है। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के लिए उसका क्या होगा? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के लिए खर्च कितना है? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च कितना डिसाइड किया गया है? इसमें भी आपका 2 पार्ट होगा, बड़े राज्य
बड़े राज्य के लिए कितना है, विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च कितना है बड़े राज्यों के लिए 40 लाख। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है। छोटे राज्यों के लिए कितना है 28 लाख। ठीक है, ओके, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा कौन करता है, भारत निर्वाचन आयोग करता है। प्रत्येक संसदीय चुनाव के लिए खर्च बड़े राज्यों के लिए 95 लाख, छोटे राज्यों के लिए 75 लाख। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च बड़े राज्यों के लिए 40 लाख, छोटे राज्यों के लिए 28 लाख। ओके, इसके बारे में सारा कुछ मैंने बता दिया चुनाव खर्च के बारे में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद्य नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, किस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद्य नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के आज 2-3 ऑप्शन हम लोग देखे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने चिंतामणि पद्य नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये किसके द्वारा लिखित है, कल्लाकुरी नारायण राव के द्वारा। ठीक है, एक नाटक है, ये किसके द्वारा लिखित है, कल्लाकुरी नारायण राव के द्वारा लिखित। ठीक है, कल्लाकुरी नारायण राव द्वारा लिखित चिंतामणि पद्य नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहाँ राज्य में, कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ऑप्शन बता के तुरंत भागा नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइए इन्फॉर्मेशन डेटा कैसा लगा इस वीडियो में क्वेश्चंस का, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए हम लोग का हौसला बढ़ता है और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छा डेटा लाने की कोशिश करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।